आज हम यूनिवर्सल सोफिया के दूसरे अंक में आपके सामने हाजिर हैं। सुप्रभातम, गुटेन टाग, कैलिमेरा, सुबह बखैर और बोनम दिए। तो सोफिया, यूनिवर्सल सोफिया, इस चैनल में आगे बढ़ने के पहले हम कुछ बातें आपको बता चुके हैं सोफिया के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। कुछ बातें हम और आज बताना चाहते हैं। तो जैसा कि हम कल भी बता चुके हैं, सोफिया करीब करीब 3 परंपराओं में ज्ञान विज्ञान की देवी मानी गई है। और बहुत पहले तो सोफिया अक्सर ये भी रहा है कि सृष्टि की रचनाकार मानी गई है, सृष्टि की रचयिता मानी गई। तो इस तरह से सोफिया का महत्व बहुत ज्यादा रहा है पश्चिम की सभ्यताओं में। पूर्व की सभ्यताओं में, हर सभ्यता में ज्ञान विज्ञान की एक देवी की कल्पना जरूर की गई। यूनानियों ने तो बाद में आगे चल करके म्यूज नाम से 9 तरह की देवियों की कल्पना की, और ये माना जाता है कि ये सब के सब सोफिया की बेटियां थी। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग देवियों की कल्पना की, इतिहास के लिए अलग, संगीत के लिए अलग, कला के लिए अलग, विज्ञान के लिए अलग। और जब हम ऐतिहासिक समय में आते हैं तो यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे पार्मेनिड। कहा जाता है कि फिलॉसफी में, पश्चिमी फिलॉसफी में मेटाफिजिक्स यानी महानियम या एक ऐसा सिद्धांत जिसमें पूरी सृष्टि के सारे कार्यक्रम की, सारे कार्यकलाप की व्याख्या हो सकती हो, उस किस्म के किसी सिद्धांत को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने वाले पार्मेनिड ही थे। और इसलिए कई दफे पार्मेनिड को मेटाफिजिक्स का जनक कहा जाता है। इन पार्मेनिड महोदय ने एक कविता लिखी थी। उन्होंने अपनी फिलॉसफी कविता के रूप में लिखी थी। ये भी बड़ी अजीब बात है। अधिकतर पुरानी सभ्यताओं में हम देखते हैं कि लोग गद्य नहीं लिखा करते थे, कहानियां नहीं लिखा करते थे, कविता लिखा करते थे, और कविता में अपने सारे ज्ञान विज्ञान को लाया करते थे। एक वजह तो उसकी साफ दिख पड़ती है कि ज्ञान विज्ञान की बातों को अगर कविता के रूप में रखा जाए तो तय बात है कि वो काफी रोचक रहेगी और लोग उसको याद भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे और आगे किसी को बता भी सकेंगे, क्योंकि कविता में तुक होती है, तुकबंदी होती है। खैर, तो उन्होंने जो कविता में अपनी फिलॉसफी लिखी है उसी में उन्होंने सोफिया का जिक्र भी किया, और उसमें उन्होंने एक बार फिर से बड़े जोरदार तरीके से सोफिया को ज्ञान की देवी बताया। उन्होंने साफ साफ बताया है कि ज्ञान की ये जो देवी है वही हमें ज्ञान के सच्चे रास्ते पर या सच्चे ज्ञान के रास्ते पर ले जाती है। वो कहते हैं कि ज्ञान भी 2 तरह का होता है। एक तो ऊपरी ज्ञान है चीजों का, जो चीज जैसे दिख रही है उसका ज्ञान, और दूसरा जो ज्ञान है वो चीजों के बुनियाद का ज्ञान होता है, और चीजों के जड़ में, उसके उत्स में जो चीजें हैं उसका ज्ञान होता है। तो ऐसे में उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सोफिया ही जो है हमें बाहरी ज्ञान से हटाकर या बाहरी ज्ञान में होने से बचाकर हमें अंदरूनी ज्ञान, भीतरी ज्ञान में, चीजों के बुनियादी ज्ञान में ले जाती है, उसकी तरफ ले जाती है और उसमें हमारा मार्गदर्शन करती है। इसके बाद सोफिया का जिक्र जो है ईसाइयत में भी लगातार होता रहा, बहुत सालों तक होता रहा, और लोगों ने उसको ज्ञान के एक संत के रूप में, पैट्रन सेंट यानी ज्ञान के को बढ़ावा देने वाले एक संत के रूप में माना, और ये कहा कि
ईसा मसीह की पूजा तो हम करते ही हैं, मगर साथ साथ हमें सोफिया की भी पूजा करनी चाहिए, उनका भी आदर करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हम ज्ञान के रास्ते पर नहीं जा सकेंगे, या अच्छे तरीके से नहीं जा सकेंगे, और सच्चे ज्ञान की तरफ भी नहीं जा सकेंगे। तो ये सोफिया की कुछ परंपराएं रही हैं पश्चिम में। अब जहाँ तक भारतीय परंपरा में सरस्वती की बात है, तो सरस्वती के बारे में भी हमारे यहाँ कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, उनको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। कुछ एक मिथकों में सरस्वती को वैदिक ऋषि मेधातिथि की बेटी कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि अरुंधति जो है वो सरस्वती का ही एक रूप थी। और भी बहुत सारी कहानियां हैं उनके बारे में, उन कहानियों को यहाँ दोहराने का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि वो सभी कहानियां दोहरे चरित्र की कहानियां। एक तो सरस्वती को ज्ञान की देवी भी कहा गया है, दूसरी तरफ से उनका कई मामलों में कई तरह से चरित्र हनन भी किया गया है, तो उन पुरानी बातों को उभारना जरूरी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें उनका किया सब मुबारक हो। हम उस कचरे में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम सरस्वती को, शुभ्रा को ज्ञान की देवी मानते हैं, जैसे सोफिया को मानते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सोफिया के परिचय वाला ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं, और आगे से हम यूनिवर्सल सोफिया के तहत ज्ञान विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के ऊपर बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सारी दुनिया एक समय में करीब करीब एक ही जैसी फिलॉसफी चलती रही है, या एक ही जैसा विज्ञान चलते रहा है बहुत लंबे समय तक। इसमें सबसे बड़ी टूट जो आती है वो आती है रेनेसां के समय, जिस समय दुनिया के बाकी हिस्से पीछे छूट जाते हैं, और बहुत सारी वजहों की वजह से, कारणों की वजह से पश्चिम आगे निकल जाता है। मगर हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिम के इस आगे बढ़ने के पीछे भी पूर्वीय सभ्यताओं का जो काम था वही नींव के रूप में काम कर रहा था। तो हम इन्हीं सब चीजों को और गहरे तरीके से और बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करें। धन्यवाद।